Hello everyone, myself सुधांशु कुमार फ्रॉम IIT इंदौर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर्स के बारे में। यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि सभी जगह इसे नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे वो स्कूल में, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। लेकिन आज इसे हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आज इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बिल्कुल कम टाइम में मैं आपको इसे अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं ये वीडियो मैंने बना रखा है शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल 6 पेज का शॉर्ट नोट्स है। और यह नोट्स मैंने तभी बनाया है जब मैंने NCERT को बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ करके तब जाकर मैंने इस नोट्स को मैंने तैयार किया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। और यह मेरा आपसे वादा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको NCERT खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस JEE मेंस में भी होता है और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तो होते ही होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको काफ़ी सारे स्फीयर्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने स्फीयर्स को डिवाइड किया है ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, थर्मोस्फियर में और एक्सोस्फियर में, ठीक है। और ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड का सरफेस है, ठीक है। अगर लैंड से हम 0 से 11 किलोमीटर तक ऊपर अगर जाएं तो हमें क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर। और इसी ट्रोपोस्फियर में क्या होती है? टर्बुलेंट होती है, डस्ट जोन होता है और इसी में बादल्स भी पाए जाते हैं। और आपका जैसे जैसे आप अगर ऊपर जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप लैंड से आप सीधे आप ऊपर जा रहे हो, कहाँ पे? 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आपको फिर क्या मिलने लगेगा? आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और इस स्ट्रेटोस्फियर में, इसी में आपका जो हमारा उड़ान होता है, जो हम उड़ान भरते हैं एरोप्लेन से, वो आपका जो हमारा एरोप्लेन होता है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ता है, ठीक है। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन का जो लेयर होता है वो भी आपका इसी में पाया जाता है, वाटर वेपर, ये सारे आपके इसमें पाए जाते हैं, ये सारे आपके स्ट्रेटोस्फियर्स में ही पाए जाते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल अब क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जिसके कारण क्या होती है, सन से जो रे निकलती है, UV रे, वो हमारा नीचे आ रही है और हमारे जो स्किन को अफेक्ट कर रही है। और उस UV रे की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर के रेंज में होती है, ठीक है। अगर हम फिर देखते हैं, अगर हम लैंड से अगर हम 100 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? थर्मोस्फियर, ठीक है। और अगर हम लैंड से अगर और ऊपर जाएं अगर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सोस्फियर। और ये जो स्फीयर है ये आपका टॉप अपर मोस्ट रीजन है, ठीक है। तो ये हो गई बात एटमॉस्फेयर के बारे में, जनरल आइडिया हो गया, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो JEE मेंस में आए, चाहे बोर्ड में आए, क्वेश्चन सारे इसी नोट से होंगे, ये मेरा बिल्कुल आपसे वादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। कौन सी पॉल्यूशंस ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैंने 2 पार्ट में मैंने इसे क्लासीफाई किया है। पहला हो गया गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, दूसरा हो गया पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट को मैंने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। पहला हो गया आपका ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, फिर हो गया दूसरा आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, चौथा हो गया आपका ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, पाँचवा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा पॉल्यूटेंट से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं
ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के अंदर में हम देख रहे हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, और इसके अंडर में अभी हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पे हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया आपका इरिटेशन टू आई। आई में आपका जो आँख है उसमें आपका इरिटेशन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टीफनेस ऑफ फ्लावर बड, जो फूल की कलियाँ होती है वो मुरझा जाती है, उसकी जो कलर होती है वो आपका उदास हो जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र के कारण, इस पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। अब फिर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इसके कारण क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ भी होती है, जो जैसे कि मोस्ट कॉमन जो होती है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसोमा। दीज आर द डिजीज़, रिस्पायरेटरी डिजीज़, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या है, जैसे कि NO2, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और अगर इन्वायरमेंट में अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अगर पाया जाता है तो क्या होगा, ये जो आपका पौधे हैं, जो आपका पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं, डैमेज द लीव्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको कम कर देता है, और पत्ते को भी नुकसान पहुंचाता है, पत्ते में छेद हो जाएगा, पत्ते ख़राब होने लगेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, तो फिर आपका जो हमारा NO2 जो होता है ये आपका लंग इरिटेंट है, ठीक है। इससे आपको लंग्स की डिजीज़ हो सकती है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है, और बच्चों लोग में खास करके इसको बोलते हैं क्या है, बच्चों लोग में खास करके एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है इन चिल्ड्रेन, इस NO2 के कारण, इस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के कारण। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट के बारे में, इससे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है। पहली बात कि ये हमारा कार्सिनोजेनिक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, काउज एजिंग इन प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और क्या होता है, पत्तों का झड़ना, फूलों का झड़ना, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट में इस पॉल्यूटेंट के कारण, इस हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट के कारण। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के कारण क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट में और क्या क्या हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम जानेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के अंदर में एक होता है CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ मेन पॉल्यूटेंट, ये सबसे बिल्कुल मुखिया है, ये पॉल्यूटेंट का मुखिया है ऑक्साइड ऑफ कार्बन में, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये हमारा अडरलेस, कलरलेस, पॉइजनस, ठीक है, अडरलेस, कलरलेस, पॉइजनस, बिल्कुल जहरीला, ठीक है, जहरीले सांप की तरह, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, हेमोग्लोबिन प्लस CO। अगर हमारे बॉडी में क्या होती है, हमारे बॉडी के ब्लड में क्या होती है, हेमोग्लोबिन, तो उसी हेमोग्लोबिन से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड कर जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाता है बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, क्या होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन से बाइंड कर देता है तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है आसानी से नहीं हो पाएगी, और इसके कारण क्या होता है, आपको इससे मौत भी आ सकती है, ठीक है। ओके, सफोकेशन हो सकता है इसके कारण, राइट। तो क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब मिक्स होगा, इसके साथ सब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन के साथ, तो क्या बनता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है ना, ये आपका 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स से, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इससे आपको क्या क्या दिक्कत आती है, जैसे कि जो अगर मान लेते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट वेमन जो होती हैं, अगर वो स्मोक करती हैं, ठीक है, ओके, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, लाइक प्री मैच्योर बर्थ, डिफॉर्म बेबी, ओके, बच्चे का मतलब कि ठीक से जन्म ना होना, लाइक
कुछ उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे हल्का डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मतलब पाया गया है, ठीक है। जो महिलाएं मतलब स्मोकिंग करती हैं उनमें ऐसा पाया गया है कि वो क्या होता है कि मतलब कि एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही क्या हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर बर्थ, और आपका डिफॉर्म बेबी भी आपको हो जाता है, होने की संभावना होती है, ठीक है। इसीलिए स्मोकिंग इज़ बैड, राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ये भी क्या है, ये भी आपका गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है, किसमें, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, तो इट इज़ रिलीज बाय द रिस्पायरेशन इन द एटमोसफियर, ठीक है। हम भी जानते हैं भाई, हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं एटमोसफियर में, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, काउजेज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन प्लांट्स हेल्प टू रिमूव द एक्सेस ऑफ CO2। सभी लोग जानते हैं, हरे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जितना हो सके पेड़ लगाओ। क्यों लगाते हैं पेड़, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करे और वर्षा ज़्यादा हो, यही रीज़न है, ठीक है। आपने भी देखा होगा, रोड पे चल रहे हाईवे पे किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इसका क्या मकसद होता है, मकसद होता है कि पॉल्यूशन को कम करना, क्योंकि ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, तो ये सारी बातें हो गई गैसियस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या होता है भाई, तो ये जो होता है ना पॉल्यूटेंट, ये आपका माइन्यूट होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, या आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं क्या है, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। और ये आपका दो टाइप का होगा, ओके, नॉन वाइएबल और एक होता है वाइएबल, ठीक है। विएबल, दूसरा नॉन विएबल। विएबल में क्या क्या आएंगे भाई, तो विएबल में आएंगे बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी। और विएबल किसे बोलते हैं, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है उसे बोलते हैं विएबल। और अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें नहीं होता है, मतलब कि वैसे सॉलिड पार्टिकल, वैसे पॉल्यूटेंट्स जिसमें क्या हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कि स्मॉक, डस्ट, मिस्ट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, तो वो जाएगा किस में, नॉन विएबल में। और विएबल में जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी, ओके। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ये दो हैं आपके, इसके अंडर आते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नोट्स काफ़ी अच्छे से बना रखा है, काफ़ी टाइम लगा है इसे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल जितना हो सके, और इसी से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन। और इसी तरह की वीडियो आपको लेकर आएंगे, शॉर्ट नोट्स की वीडियो, ताकि आपका टाइम बचे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो। अब बात करेंगे हम पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स जो है ना, ये आपका दो टाइप का होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी में क्या क्या आएगा, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ओके। और ये जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका बहुत ज़्यादा लीथल गैस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, इससे मौत भी हो जाती है। आपने इसका नाम सुना होगा, गीज़र गैस सिंड्रोम, गीज़र गैस सिंड्रोम। इसमें यही चीज़ होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और इसी कारण आदमी की मौत भी हो जाती है, गीज़र गैस सिंड्रोम। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, गीज़र गैस सिंड्रोम के बारे में, आप यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो, इससे बहुत लोगों की मौत हो चुकी है गीज़र गैस सिंड्रोम से। और गीज़र गैस सिंड्रोम इससे कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल आपको, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्या, ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, आप खड़े होकर आप अपने आसपास चारों तरफ देखो कि क्या क्या दिक्कत है हमारे इन्वायरमेंट में, क्या क्या पॉल्यूशन हो रही है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। इस चैप्टर का यही मकसद है पढ़ने का, ओके। लेकिन
और स्कूल वाले कोचिंग वाले छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है ये चैप्टर, सोचते हैं बच्चे लोग खुद से पढ़ लेंगे। और बच्चे लोग को भी ये चैप्टर क्या लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि वो NCERT में वैसा ही लिखा गया है कहानी की तरह। लेकिन मैंने इस नोट्स को मैंने बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बना के रखा है मैंने इसे, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं पॉल्यूटेंट्स इज ऑफ 2 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या कहेगा भाई, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया, ओजोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, नाइट्रेट साल्ट हो गया, वेरियस सल्फेट्स हो गए, ये सारे आते हैं सेकेंडरी में, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, तो स्मॉग जो होता है ना, ये आपका स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन होता है और इसी से बनता है स्मॉग। और ये स्मॉग आपका 2 टाइप का होगा, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग और दूसरा होता है क्लासिकल स्मॉग। और जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका कब होगा, तो ये आपका ड्राई वेदर, वार्म कंडीशन में, सनी वेदर में, ठीक है। और इस फोटोकेमिकल स्मॉग में एनो की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनो, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होंगे, इसमें कंटेंट क्या होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन, ये सारे क्या है, ये सारे आते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो, और इसके कारण क्या होता है भाई, तो काउजेज इरिटेशन इन द आई, ठीक है, आँख मलते रह जाओगे, ठीक है। ओके, इसीलिए अपने आसपास को अच्छे से जानो कि किससे क्या होता है, किससे क्या फ़ायदा है, किससे क्या नुकसान है। अब देखो, तो ओजोन के कारण क्या होता है भाई, ओजोन O3 के कारण क्या होगा, इरिटेट नोज एंड थ्रोट, ठीक है, हेडेच, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, ठीक है। अब देखो, पैन क्या है, पैन भी आपका क्या है, पैन इज़ अ आई इरिटेंट, इसमें भी क्या करोगे आप, आँख मलते रह जाओगे, ठीक है। अब देखो, क्रैकिंग ऑफ रबर को जलाने से भी क्या होता है, ये आपका ये जो है ना फोटोकेमिकल, ये वाला स्मॉग, इससे भी प्रोड्यूस होता है। फिर सॉरी, एक सेकेंड, ये मैंने गलत बोला है, सॉरी, बिल्कुल सॉरी। ओके, क्रैकिंग ऑफ रबर का ये मतलब है कि इस फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण रबर में क्या आने लगती है, क्रैक आने लगती है। जैसे मान लो ये मेरे पास रबर है, ठीक है, इसमें क्या होने लगेगा, क्रैक आ जाएगी, ऐसे क्रैक आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है फोटोकेमिकल स्मोक के कारण ही होता है। और कोरोजन ऑफ मेटल एंड पेंटेड सरफेस, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्लासिकल स्मोक के बारे में। यह कब होगा, तो कूल क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में। और ये किससे मिल करके बनता है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं। और ये आपका रिड्यूसिंग स्मॉग होता है। अब देखो, कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म है, आपको शायद नहीं पता होगा कि एक्रोलीन किसे बोलते हैं, तो एक्रोलीन इसे बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड को बोलते हैं एक्रोलीन, ठीक है। और ये पैन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, पैन क्या होता है, पैन होता है ये वाला CH3C डबल बॉन्ड OONO2, ठीक है। अब देखो, NO2 एंड O3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये वाला जो है ना, दीज बोथ रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इन पॉल्यूटेड एयर टू प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन एंड पैन। और ये सारे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। ओके, जब ये क्या करेंगे, जब ये हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करते हैं ना, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से, तो आपका प्रोड्यूस होता है फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन एंड पैन। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई स्मॉग के बारे में। अब नीचे आते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में आते हैं। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या देखा, पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप के, फिर क्या देखा, स्मॉग, ये कितने टाइप का है, फोटोकेमिकल, क्लासिकल। अब देख रहे हैं हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये देखो, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन लेयर का निर्माण होता है और
ओजोन लेयर में होल भी इसी में होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखेंगे। हमने इसको क्लासीफाई कर दिया 2 पार्ट में। पहला हमने किया यहाँ पे कि फॉर्मेशन कैसे होती है ओजोन की, और 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 इस साइड मैंने दिखा रखा है इफ़ेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि क्या क्या अफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जब ओजोन लेयर में होल होती है, उसकी डिप्लीशन होती है। ठीक है, अब देखो तो फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर का इसमें वो होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, यूवी रे क्या होते हैं, यूवी रे नीचे आएंगे तो क्या होगा, स्किन कैंसर होता है। और किसी ने पूछा कि स्किन कैंसर से जो डिजीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, मेलानोमा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेलानोमा इज़ अ स्किन कैंसर। ठीक है, और यूवी रे जब नीचे आती है सन रे से ओजोन को पास करते हुए तो क्या होती है, स्किन कैंसर होती है, और उसे बोलते हैं मेलानोमा। और जो हमारा ओजोन का जो हो रहा है ना डिप्लीशन, इसका जो रीज़न क्या है, CFC गैस को यूज़ करना, CFC गैस को यूज़ करना। ठीक है, फ्रियॉन बोलते हैं इसे, CCl2F2। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कि CFC को यूज़ करने से ओजोन लेयर में होल क्यों हो रहा है, तो क्योंकि ये हमारा क्या है, CFC इज़ अ नॉन रिएक्टिव, नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक एंड इट इज़ यूज इन द AC रेफ्रिजरेटर। सॉरी, देखो हम CFC का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बात अलग है कि हम लोग अब के टाइम पे CFC का यूज नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, लेकिन हम पहले इसे क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव था, नॉन फ्लेमेबल था, नॉन टॉक्सिक था, और इसीलिए इसको हम AC में, रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसके कारण हमने देखा कि क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। जब बैन कर दिया तो अब जो क्या होता है यूज़, अब होता है HFC यूज़ होता है अब नावाडेज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये थोड़ा सा कम, मतलब इससे कम नुकसानदायक है ये HFC। ठीक है, CFC तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए। ठीक है, अब देखो ओजोन लेयर में होल होने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई सोचेगा होल हो रहा है तो होने दो, हमें से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा जब तुम मरोगे तब पड़ेगा फ़र्क। ठीक है, इससे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, देखो स्किन कैंसर होती है, क्यों होती है भाई, क्योंकि जब ओजोन लेयर में तो होल जब हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगी, UV रे जो है पास हो जाएगी और हमारे हाथ पे आएगी, स्किन पे आएगी, इस पर तो क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। कैटरेक्ट भी हो सकता है, और एजिंग ऑफ स्किन, जल्दी बुढ़ा जाओगे। ठीक है, ओके। और क्या होता है, किलिंग ऑफ फिश, फाइटोप्लैंक्टन्स, और हमारे बॉडी का जो प्रोटीन है वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, ओके। एंड म्यूटेशंस ऑफ सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एंड डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। एंड लास्ट पॉइंट इज डैमेज द पेंट एंड फाइबर, जो हमारे घर में जो पेंट किया हुआ है उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कोई पूछेगा हाँ सर आपने तो बता दिया कि ओजोन लेयर में होल होने से ये होता है, बट बनता कैसे है, ओजोन आखिर बनता कैसे है, O3 कैसे बनता है। ठीक है, तो हम आओ सिखाएं, आओ बनाते हैं ओजोन। कैसे बनाओगे, देखो पहले क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। और ये जो O2 है ना, और इस पर UV रे पड़ती है ना जब O2 पे, तो क्या हो जाती है, ये टूट जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया, नहीं देखो, जब इस ऑक्सीजन पे, जब इस डाई ऑक्सीजन पे जब UV रे जब पड़ेगी ना, तो ये आपका एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट जाएगा O+O, और ये O जो है ये आपका फिर से रिएक्ट करेगा O2 गैस के साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ, और फिर से इस पर UV रे जब पड़ेगी फिर से आपका O3 बन जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ओजोन इज़ अ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज
टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि पहला स्टेप में क्या हुआ, O2 गैस था, ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन है, इसमें यूवी रे पड़ा तो क्या हो गया, O प्लस O में टूट गया, एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट गया। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये क्या है, एटॉमिक ऑक्सीजन। और ये जो है ना एटॉमिक ऑक्सीजन, ये फिर से रिएक्ट करता है इस डाई ऑक्सीजन के साथ, और इसमें फिर से यूवी रे आती है और बन जाती है ओजोन। क्योंकि ओजोन जो है ना थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे शो कर रखा है, और ये फिर से आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस चलते रहता है, और इसी से फॉर्मेशन होती है ओजोन की, O3 की फॉर्मेशन होती है। अब देखो हमने ओजोन तो बना दिया, लेकिन तोड़ने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। ठीक है, अब इतना पॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, ओजोन लेयर में होल होगी, जब होल होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, फिर तुम मरोगे, फिर तुम्हारे को क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये होने वाला है ऐसा। ठीक है, ओके। तो अब देखो ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, ओजोन आखिर कैसे टूटता है, कैसे आखिर ओजोन लेयर में होल हो रही है, उसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। तो देखो जैसे ही CFC गैस जो है रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में and goes in the stratosphere, and then they get broken down by the UV ray releasing the chlorine free radical। देखो जैसे ही एटमॉस्फेयर में CF2Cl2 गया, CFC गैस गया इन्वायरमेंट में, क्या हुआ, उस पर UV रे पड़ा। जब UV रे पड़ा तो क्या हो गया, इस CF2Cl को, इसमें जो ClCl है ना, और ये आपका पूरा जो कंपाउंड है CF2Cl2, इसको रेडिकल में ब्रेक कर दिया, Cl रेडिकल प्लस CF2Cl रेडिकल में ब्रेक हो गया, ये हो गया ब्रेक, दिल टूट गया। ठीक है, ओके। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, ऐसा है ना सॉन्ग है, क्या पता कौन सा मूवी का, हमको याद नहीं है अभी। ओके, ठीक है। तो कैसे हुआ, CF2Cl आया, इस पे UV पड़ा, और यहाँ पे रेडिकल में टूट गया, CF2Cl रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल। और अब जो बना ये क्लोरीन रेडिकल, अब क्या करेगा, ये आपका ओजोन से जाकर के रिएक्ट करेगा। ठीक है, देन द क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट विद द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। देखो कैसे हुआ, यहाँ जो बना था रेडिकल, ये अब रिएक्ट कर रहा है O3 के साथ, ओजोन के साथ, और इससे क्या बना रहा है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल एंड डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब ये बन गया, अब ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर के रिएक्ट करेगा, और इससे रिएक्ट करने के बाद फिर से आपका जनरेट हो जाएगा Cl रेडिकल और प्लस O2। द क्लोरीन रेडिकल कंटिन्यूसली रीजनरेटेड एंड काउजेज द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। उसके बाद कंटिन्यूस लगातार ऐसे Cl रेडिकल टूटते जाएगा। ये जो प्रोसेस है सारा रिपीट होते जाएगा, क्योंकि जब प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो Cl रेडिकल है ये O3 से रिएक्ट कर रहा है, और जब इसे रिएक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, O3 का डिप्लीटेशन हो जाएगा, ओजोन लेयर में होल होगा। ठीक है, रिएक्शन होती है तभी उसमें होल हो जाती है, ऐसा नहीं मतलब कि CO2 गया ओजोन में घुस गया अंदर, ठीक है, होल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शंस ये सारी रिएक्शंस होती हैं, और ये जो प्रोसेस है बार बार ऐसे क्या होता है, Cl रेडिकल है रीजनरेट होते जाएगा, और जितना ज़्यादा ये क्या होगा, जितना ज़्यादा रीजनरेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये O3 से रिएक्ट करते जाएगा, और इससे क्या होगा, फिर ओजोन लेयर में होल होते जाएगा और हम सब मरते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो BOD क्या होता है भाई, BOD इज़ अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म है
क्या होता है, तो ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर इन 5 days। ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, 5 दिन पानी में, मान लेते हैं मेरे पास अगर यहाँ पे सैंपल ऑफ वाटर है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म इस सैंपल में है, इसमें पानी रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, पानी रखा हुआ है, तो इसमें कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी इसको डिकम्पोज करने में, मतलब कि मान लो कि इसमें एरोबिक, देखो इसको फिर से समझो, एक सेकेंड, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ओके, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये। देखो, मान लिया मेरे पास एक बाल्टी ऐसे सैंपल, इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, राइट, और इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें रखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर, तो और इस पानी को 5 दिन तक हम रखे रहे हैं, ठीक है, तो 5 दिन में कितना ऑक्सीजन चाहिए इस एरोबिक ऑक्सीजन को इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा साफ़ पानी होता है ना, साफ़ पानी, उसका जो BOD होता है वो 5 ppm से कम होता है, लेकिन जो हाईली जो होता है ना पॉल्यूटेड, उसमें 17 ppm से भी ज़्यादा होता है उसका BOD, ठीक है, 17 ppm से भी ज़्यादा होता है, ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी जो पीते हैं ना, जो पानी जो पी रहे हो तुम डेली, उस पानी में कितना कंसंट्रेशन है मेटल का और कितना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि इससे अगर ज़्यादा होगा, इस अमाउंट से अगर ज़्यादा हो जाए तो पानी जो है ना वो पीने लायक नहीं रहेगा वो। और इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। अब जैसे कि पानी में Fe भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, कैडमियम भी होता है, लेकिन ये अगर इन सब की अमाउंट अगर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो अगर इतना अगर अमाउंट है तब तो सही है, तब पानी पीने लायक है। दिस इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। Fe का 0.2 ppm, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। Mn का 0.05 ppm, 0.2 ppm, 3 ppm, 5 ppm, 0.005 ppm। कैडमियम की पानी में मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। कैडमियम इज़ अ वेरी वेरी हार्मफुल, ओके, फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ये लीवर को डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई ना 0.005 ppm से ज़्यादा पानी में, तो क्या हो जाएगा, किडनी को डैमेज करेगा, लीवर को भी डैमेज कर देगा, ओके, ठीक है। अब देखो, लेड क्या है भाई, लेड के कारण क्या हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। आपने सुना ही होगा, मैगी का तो बंद कर दिया गया था, सुनने में आया था वैसा, ठीक है, मैगी बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ था, क्योंकि मैगी में लेड पाया गया था, ठीक है। लेड बोल लो, लीड बोल लो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। तो लेड पाया गया था, इसीलिए इसको बैन किया गया था कुछ समय तक, ठीक है। अब देखो, तो कैडमियम मरकरी, इससे भी क्या करता है, किडनी डैमेज होता है। कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में ऑक्सीजन कितना होता है, अप्रॉक्स 10 ppm होता है, और हवा में कितना होता है ऑक्सीजन, 200,000, मतलब कि 2 लाख ppm होता है, ठीक है। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन, मतलब कि मान लो हमारे पास अगर सैंपल है पानी का, ऐसे मान लो बाल्टी है, ठीक है, मान लो नदी है, ठीक है, नदी है, इसमें पानी है ऐसे, और इसमें मछलियाँ हैं, ठीक है, ऐसे मछलियाँ हैं। तो इस मछली को इस पानी में कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो होता है लेस दैन 6 ppm, मतलब कि 6 ppm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 ppm से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन का अमाउंट। जहाँ 6 ppm से कम हुआ तो जो फिश है वो मरने लगेंगे, जो पानी में जो है ना, ग्रोथ ऑफ फिश विल बी इनहिबिटेड,
ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस ये ख़त्म होने वाला है, बस ये लास्ट पेज है, ठीक है। फिर देखो काउजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसके क्या क्या काउजेज़ है, क्या क्या रीज़न है। पहला हो गया पैथोजिन, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, तीसरा हो गया केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पैथोजिन में क्या होता है भाई, डिजीज़ काउजिंग एजेंट है। इसका रीज़न क्या है, बैक्टीरिया। और इसमें क्या क्या आता है, इश्चेरिया कोली एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेसालिस, दीज आर द काउजिंग एजेंट ऑफ पैथोजिन विच आर काउजेज गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल डिजीज़। इसके कारण क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ होता है। और ये भी क्या है, वाटर पॉल्यूशन में पैथोजिन है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से के कारण होगा, जैसे कि पानी में देखते हो ना, जैसे अगर मान लो यहाँ पे नदी है, ऐसे नदी है, और नदी के किनारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते जो झड़ते हैं ना पानी में वो भी क्या है, वो भी एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। इसे भी हम क्या बोलेंगे, लीव्स हो गया, ग्रास हो गया, ट्रैश हो गया, ये सारे क्या है, वाटर पॉल्यूशन में जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट में जाएगा। लेकिन ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ओके। फिर देखो अब केमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं भाई, जहाँ केमिकल आ गया उसे बोले केमिकल पॉल्यूटेंट। जैसे कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्या करते हैं, डैमेज द किडनी, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। पीसीबी हो गया, पीसीबी इज़ आल्सो अ केमिकल पॉल्यूटेंट, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, इससे कैंसर हो जाती है, ठीक है, अगर इसके कांटेक्ट में ज़्यादा आओगे तो, ओके। अब देखो एडिशन ऑफ फास्फेट इन द वाटर इन्हांस द एल्गी ग्रोथ विच काउजेज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अगर पानी में अगर नदी या फिर तालाब, कुछ भी बोल लो, उसमें अगर फास्फेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फास्फेट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसमें एल्गी ज़्यादा आ जाएंगे, उसमें एल्गी की ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। आपने शायद देखा होगा जल को भी बोलते हैं। आपने देखा होगा नदी में क्या होता है, हरा हरा पूरा मतलब जम जाता है, पूरा हरा हरा पूरा क्या करता है, पूरे लेक को पूरा कवर कर लेता है, हरा हरा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। और जो होता है ना हरा हरा, जो हमारा ग्रीन कलर का जो होता है पानी के सरफेस से पूरा जम जाता है, पूरा लेक को पूरा कवर कर लेता है, पूरा नदी को, उसे बोलते हैं जल को भी बोलते हैं, जल को भी हिंदी भाषा में इसे बोलते हैं हम लोग बिहार में, ठीक है। अब देखो सॉइल पोल्यूशन किससे होता है भाई, वो देख लो। तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम में निकोटीन का यूज़ किया गया था पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस, ओके। वर्ल्ड वार फर्स्ट में डीडीटी का यूज़ हुआ था कंट्रोल ऑफ मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, एंड देन उसके बाद हमने इसको यूज़ कर दिया एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, ये क्या होता है, तो प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसके एग्जांपल्स हो गया अल्ड्रीन एंड डायल्ड्रीन, इज आर द ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स। अब देखो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं भाई, मतलब कि वैसे मतलब कि हर्बिसाइड से केमिकल होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ठीक है। अब देखो तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, NaClO3, सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनाइड, दीज आर द हर्बिसाइड्स। और अब क्योंकि हम पौधे में डाल रहे हैं, ठीक है, पौधे में डाल रहे हैं हम क्या, NaClO3, Na3SO3, तो अब पौधे से जो फल फूल जो निकलेगा वो तो हम खाएंगे ना, वो तो आदमी खाएगा ना, इसको फल को तोड़ करके आदमी खाएगा। जब आदमी खाएगा तो क्या होगा, इसको भी टॉक्सिक होगा, ठीक है। जब टॉक्सिक होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ना यूज़ होता है सॉइल हर्बिसाइड्स को मारने के लिए, लाइक ये वाला हर्बिसाइड्स के रूप में इसे यूज करते हैं, ठीक है, Na3ASO3 और NaClO3 को। तो ये बड़ा टॉक्सिक टू मैमल्स और बर्थ डिफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस गैस भाई क्या क्या हो जाएगा, CO2, O3, CH4, H2O वेपर, CFC
एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इससे कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। अब देखो सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल्स दिए थे मैंने, NaCl हमने देख लिया है, NaSO3, DDT, BHC, अल्ड्रीन, दीज आर द सॉइल पॉल्यूटेंट। अब देखो एंटी फाउलिंग कंपाउंड, एंटी फाउलिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो एक मतलब मेजर जो कंपाउंड है वो है सियानिन। सियानिन क्या होता है, ये हमारा एंटी फाउलिंग कंपाउंड है, ठीक है। और आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या होता है, एंटी फाउलिंग कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। यह मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही बिल्कुल प्यारे प्यारे नोट्स आपके लिए मैं लेकर के आते रहूँगा, ठीक है। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट, तो हम सब ने देखा है कि इसका यूज होता है, जैसे कुरकुरे का जो बॉक्स होता है, कुरकुरे का जो डब्बा होता है, प्लास्टिक का डब्बा होता है, उसमें जो हवा जो भरा होता है वो क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, ताकि जो हमारा कुरकुरे है वो ख़राब ना हो। तो इसके भी जैसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे BHA हो गया, BHT हो गया, ठीक है। ये सारे केमिकल्स के नाम हैं, BHA, BHT, ठीक है, ओके। और BHA का यूज़ होता है इंक्रीज़ द सेल्फ लाइफ ऑफ बटर, ठीक है। और जैसे ये भी हमारा क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड, और इसको यूज़ करते हैं कहाँ, फॉर वाइन्स एंड बियर शुगर सिरप को प्रिजर्व करने में, ठीक है। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में। जो हमारा, हाँ ये देखो, और जब भी हम वेस्ट को जब हम बर्न करते हैं ना, मतलब कूड़ा कचरा को जब हम जलाते हैं तो उसमें से डाइऑक्सिन निकलता है, और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है ये, ठीक है। अब देखो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से जो फ्यूल निकलती है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूल में, ठीक है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं भाई, तो हाई ऑक्टेन रेटिंग, नो लेड की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी, और इसे हम ग्रीन फ्यूल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एसिड रेन, जो हमारा ताजमहल जो है दिन पे दिन क्या हो रहा है, डिकलराइज हो रहा है, ठीक है। उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है फीकी, क्योंकि ऑक्साइड सब, जब भी वर्षा हो रहा है ना, जब भी वर्षा हो रहा है तो क्या हो रहा है, उस वर्षा में, उस पानी में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र भी आ रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आ रहे हैं, HCl भी आ रहा है, फास्फोरिक एसिड भी आ रहा है। और ये जब आते हैं ना तो मार्बल्स को क्या करते हैं, मार्बल्स को कोरोड कर देते हैं, मार्बल्स को ख़राब कर देते हैं, डिकलराइज कर देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन, ठीक है। बारिश के साथ साथ एसिड भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो फंगाई क्या होता है भाई, तो फंगाई एक ऐसा प्लांट है जो कि विदाउट क्लोरोफिल होता है, और मरकरी यूज इन द फंगीसाइड्स में हम यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं फंगीसाइड्स में, फंगाई को मारने के लिए, ठीक है। अब देखो हेलोन्स क्या होता है, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन क्या है, हेलोन्स है, और इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ करते हैं यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर एंड पेस्टिसाइड्स में। अब देखो ऑक्सीजन एंड पैन क्या था, हमने पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, इज़ अ आई इरिटेंट। और पैन क्या होता है, पैन होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के अंडर में आता है। और आयर एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स है ना, लाइक CO, ठीक है, आयर एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक CO, ये क्या सब करते हैं, ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं आयर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब देखो COD क्या होता है, ये लास्ट पेज है, बस जल्दी होने वाला है, ठीक है। अब देखो COD क्या होता है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है भाई, वाटर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजुअली K2Cr2O7 इन द मीडियम, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पानी को हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, K2Cr2O के साथ, ओके। इसको बोलते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो ग्रीन केमिस्ट्री, हम बढ़ रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री की ओर, ओके। अब देखो, तो हम जो मतलब जो कपड़ा जो साफ़ करते थे, कपड़े धोते थे, तो पहले कैसे धोते थे और अब कैसे करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले के मतलब कि 10 साल पहले, ठीक है, 6-7 साल पहले की बात है,
पहले यूज़ होता था टेट्राक्लोरोइथेन, ठीक है, यूज एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और जबकि ये जो कंपाउंड है कार्सिनोजेनिक होता है, इससे कैंसर भी हो सकती है अगर इससे कांटेक्ट में ज़्यादा रहे तो, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है भाई, अब हम ग्रीन केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नया नया टेक्निक्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट में क्या हो, पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। तो H2O2 का यूज़ होता है अब कपड़े को ब्लीच करने के लिए, और इसमें पानी भी काफ़ी कम लगता है, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग ऑफ पेपर, पेपर की ब्लीचिंग करने के लिए पहले क्या हम यूज करते थे, क्लोरीन गैस का पहले यूज किया करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं H2O2 का यूज करते हैं विद सुटेबल कैटलिस्ट के साथ। अब देखो सिंथेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है, हम अब इथेनॉल अल्डिहाइड जो है कैसे बनाते हैं, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन से बनाते हैं, इथीन को रिएक्शन कराते हैं आयनिक कैटलिस्ट के प्रेजेंट में इन द एक्वस मीडियम, ये रिएक्शन है, ठीक है, ओके, अल्कीन प्लस O2 कैटलिस्ट PDCU बन गया इथेनॉल। तो ये था आपका सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर, आपका यही था। ये बिल्कुल प्यारे नोट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने बनाया है, बिल्कुल NCERT को मैंने बहुत बार पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा, उसके बाद जाकर ये नोट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उन लोग के पास भी पहुंच सके। और मैं आपको वादा करता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप NCERT खोल के मत जाना, खोलना भी मत अब, ठीक है। मैंने इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया है, आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, चाहे मेंस हो, बोर्ड हो, नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी वादा है। मैंने एक एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, एक एक पॉइंट को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल केमिस्ट्री पोर्टल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे इम्पॉर्टेंट PDFs वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा बिल्कुल पढ़ने में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। और आज के बाद आप इसे नज़रअंदाज नहीं करोगे, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।